ड्रामे की शुरुआत काई से होती है, जो कि एक सिंगल फादर है और वो अपने छोटे से बेबी की देखभाल और फीडिंग के लिए एक मेड सेलेक्ट कर रहा था। तभी उनमें से लीजा का नाम लिया जाता है, जहाँ वो सोचने लग जाती है कि हालांकि मेरी याददाश्त तो चली गई है, पर डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मेरे अंदर बच्चे को फीडिंग कराने की एबिलिटीज है। पर मेरी मेमोरी लॉस होने की वजह से मुझे ये तक याद नहीं कि मैंने बच्चे को जन्म कब दिया था और मेरा बच्चा कहाँ गया। तभी एक औरत उसे देख करके कहने लग जाती है कि ये तो एक नाजुक सी छोटी सी दिखने वाली लड़की है, इसे तो बच्चे पालने के बारे में ABCD तक पता नहीं होगा, क्योंकि इसकी एज भी बहुत कम है। आखिर मास्टर अपने प्रीसियस बच्चे के लिए इसे कैसे हायर कर सकते हैं। तभी काई की फियांसी मिंग उसे देख करके सोचने लग जाती है कि तो वही लड़की है जिसे मैंने अपनी कार से टक्कर मारा था, आखिर यहाँ तक कैसे पहुंच गई, कहीं मुझसे बदला लेने तो नहीं आई है। वहीं काई लीजा को देख करके सोचने लग जाता है कि पता नहीं क्यों लड़की मुझे जानी पहचानी से लग रही है। तभी लीजा कहती कि मेरे पास बच्चे पालने की कोई डिग्री तो नहीं है, पर मैंने अपने छोटे भाई बहन की बहुत ही ज्यादा देखभाल की है और सबसे बड़ी बात है कि मैं बच्चे को दूध पिला सकती हूँ। ये सुन करके तो दादी चौंक करके उससे पूछती है क्या तुम सच कह रही हो। तो लीजा कहती कि हाँ मैं सच कह रही हूँ। लीजा की बात सुनकर की एक औरत कहने लग जाती कि इतनी कम उम्र में ये बच्चे को दूध कैसे पिला सकती है, जरूर ये शादी से पहले माँ बन गई होगी, जरूर उस आदमी ने इसे छोड़ दिया होगा और अब ये यहाँ पर आई है मास्टर को सिड्यूस करने के लिए ताकि ये जॉब पा सके। ये सब सुनकर के तुमिंग का खूनी खौल रहा होता है और वो सोचती कि अगर ये लड़की यहाँ पर काई को सिड्यूस करने आई है तो मैं इसे सांस लेने तक की परमिशन नहीं दे सकती, मैं इसे मार ही डालूंगी। और यही सोच कर वो गुस्से से खड़ी होकर के लीजा से कहती कि हमें नहीं चाहिए कोई अनएक्सपीरियंस लड़की, इसीलिए यहाँ से चली जाओ। जिस पर दादी कहती कि क्या बकवास करिए, तुम्हें पता है ना कि लीजा के पास में नेचुरली दूध है बच्चे को पिलाने के लिए, जो कि बच्चे की सेहत के लिए काफी अच्छा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि इसे पाउडर वाला दूध मिले और ये शुरुआती तौर पर ही कमजोर हो जाए, इसलिए लीजा को इसकी जरूरत है। इतने पर बेबी बहुत ही ज्यादा रोने लगता है तो काई कहता है कि वो सब तो बाद में चलेगा, पर अभी जो इस बच्चे को चुप करा सकता है फौरन से मेरे पास आए। ये सुनकर के सभी औरतें उसके पास चली जाती हैं और एक एक करके बच्चे को शांत कराने की कोशिश करने लगती है, पर बच्चा किसी की भी गोद में शांत नहीं होता है। लास्ट में लीजा उसे लेती है और बहुत प्यार से उसे देखती है, जिस पर बेबी बिल्कुल शांत हो जाता है और स्माइल भी करने लगता है। ये देख करके तो सभी हैरान रह जाते हैं कि आखिर बच्चा उसकी गोद में जाकर ही किस तरीके से शांत हो गया। दादी कहती है कि ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे को उसकी माँ मिल गई हो, लेकिन इस बात से मिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बहुत ही ज्यादा जेलसी फील हो रहा होता है, इसीलिए वो कहते हैं कि ये तो बस एक इत्तेफाक भी हो सकता है। इतना कहकर के वो लीजा के पास आती है और उससे बेबी को ले लेती है, पर जैसे ही वो बच्चे को अपनी गोद में लेती है बेबी फिर से रोना शुरू कर देता है। बच्चे को इस तरीके से रोता हुआ देख करके लीजा उसे फिर से वापस से अपनी गोद में ले लेती है और कहती कि प्लीज बच्चे को रुलाइए मत। इतना कहकर के वो बच्चे के साथ में खेलने लगती है, जिस पर बेबी काफी स्माइल करने लगता है। पर ये सब देख करके तो मिंग को आगे लग रही होती है और वो सोच रही होती है कहीं ये मेरी जगह ना ले ले, और इसी जलन में वो फिर से बच्चे को वापस लेने की कोशिश करने लगती है, जिस पर काई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बस करो, मैं इस लड़की को अभी के अभी अपने बच्चे के लिए हायर करता हूँ और मैं इसे डबल बोनस दूंगा। ये सुनकर के तो लीजा काफी खुश हो जाती है और कहती है कि मैं आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी और बच्चे की अच्छे से देखभाल करूंगी। अब लीजा अपनी ड्यूटी शुरू करती है और बहुत प्यार से बच्चे को लोरी गा करके सुला रही होती है और सोच रही होती है काश कि मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता। तभी वहाँ पर काई आता है और लीजा को इस तरीके से बच्चे को हैंडल करता हुआ देख करके काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरा बच्चा इसकी बाहों में कितना ज्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसकी माँ नहीं है। और यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बात पब्लिक में फैल जाए और मेरे बच्चे को सभी नाजायज कहने लगे, इससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए वो लीजा के पास आता है और उसे एक पेपर देकर कहता है कि इसे साइन कर दो। तो लीजा उससे पूछती कि आखिर किस बात के पेपर है। तो काई उससे कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो और मेरी कॉन्ट्रैक्टेड वाइफ बन जाओ, क्योंकि 3 दिन के बाद में मेरे दादाजी का जन्मदिन है जिसमें कि बड़े बड़े नामी लोग आने वाले हैं। बस उनके सामने तुम्हें ऐसा प्रिटेंड करना है कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो और तुम मेरी वाइफ हो। ये सुनकर के तो लीजा शॉक रह जाती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि काई उसे इस तरीके का ऑफर भी दे सकता है। काई उससे कहता है कि मैं तुम्हें इस काम के बदले 300 मिलियन दूंगा, मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी इतने में अच्छे से कट जाएगी। तो लीजा उससे पूछती कि इस शादी की शर्तें क्या हैं। तो वो उससे कहता है कि देखो मैं ये शादी सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है और तुमसे ज्यादा अच्छा देखभाल उसका कोई भी नहीं कर सकता है। ये सुनकर के लीजा सोचने लग जाती कि मैं एक बच्चे को पालने पोसने के चक्कर में अपनी जवानी तो बर्बाद नहीं कर सकती हूँ, ऊपर से मेरी पढ़ाई भी है, इसीलिए मैं इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहती हूँ। इसीलिए वो काई से कहती कि मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और मुझे अपना गोल अचीव करना है। पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी जॉब अच्छे से निभाऊंगी और बच्चे की अच्छे से देखभाल करूंगी, पर मैं ये शादी नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर के वो लीजा के कॉलेज में कॉल लगाता है और उसके ऑनर से बात करने लग जाता है और लीजा के कॉलेज को एक बड़ा अमाउंट डोनेट करता है और कहता है कि लीजा के लिए एक प्राइवेट क्लासरूम अरेंज किया जाए, ताकि वो जब भी जाए उसके लिए एक टीचर उसे पढ़ाने के लिए होना चाहिए और लीजा की सारी फीस का अरेंजमेंट मैं करूंगा, इसलिए उससे फीस मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर के वो कॉल
काट देता है। ये देख करके तो लीजा शॉक रह जाती है, जहाँ काई उससे कहता है कि लो मैंने तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब इस पेपर को जल्दी से साइन कर दो। तो लीजा कहती है कि पर मैं इस पेपर को साइन कैसे कर सकती हूँ। तो काई उससे कहता है कि मैं तुम्हारा नहीं सुनने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसलिए जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दो। और वैसे भी तुम्हें पढ़ाई पूरी करने के लिए पैसों की जरूरत है और मुझे मेरे बच्चे के लिए माँ की जरूरत है, हम दोनों का रिश्ता काफी बेनिफिशियल होगा, इसमें तुम्हारा कोई भी घाटा नहीं है, इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जल्दी से इन पेपर्स पर साइन कर दो। इतना कहकर के वो उसके करीब जाने लगता है, जिस पर लीजा पीछे वॉल से टकरा जाती है और काफी घबरा जाती है और उससे कहने लग जाती है कि ठीक है मैं इन पेपर्स पर साइन कर देती हूँ। इतना कहकर के वो फौरन से उन पेपर्स पर साइन कर देती है। तभी काई को अचानक से नशा फील होने लगता है, वो समझ नहीं पाता है कि आखिर उसके साथ में क्या हो रहा है। इधर मिंग काई को पागलों की तरह ढूंढ रही होती और वो सोच रही होती कि मैंने तो उसे नशा दिया था, फिर वो सीधा कैसे चल सकता है और वो कहाँ गायब हो गया। इधर काई नशे की वजह से काफी बेचैन होने लगता है और लीजा के क्लोज जाकर ही कहता है कि पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारी मिल्की सेंट काफी अच्छी लग रही है। तो लीजा कहती है कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या हो गया, मुझे लगता है कि आपको डॉक्टर की जरूरत है। इतना कहकर के वो वहाँ से जाने लगती है, पर काई उसे पकड़ लेता है और बेड की तरफ पुश कर देता है और उससे कहता है कि प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो, प्लीज मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। इतना कहकर के वो उसके क्लोज जाने लगता है। लीजा सोचती कि सब मेरे साइन करने की वजह से हुआ है, क्योंकि अब मैं इनकी लीगली वाइफ हो गई हूँ, इसीलिए मैं इन्हें खुद से दूर भी नहीं कर सकती हूँ। काई उससे कहता है कि प्लीज मुझे एक बार फील करो, जैसे लगता है कि मैं फट जाऊंगा, प्लीज मेरी मदद करो। इतना कहकर के वो उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है, जिस पर लीजा उसे खुद से दूर ढकेलना बंद कर देती है और उससे कहती है कि प्लीज ज्यादा आवाजें मत करिए, नहीं तो बच्चा उठ जाएगा। तो काई उससे कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में जेंटल रहूंगा, जिसकी वजह से तुम्हें ज्यादा आवाजें नहीं निकालनी पड़ेंगी। इतना कहकर के वो उसे क्लोज चला जाता है और यहाँ पर वो उसके साथ में नाइट स्पेंड कर बैठता है। ये सब होने के बाद में काई उसे पीछे से हक करके कहता है कि मैं जानता हूँ कि सब तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लूंगा, तो मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, एक हस्बैंड की तरह, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बच्चे को एक माँ का प्यार दो। ये सुन करके लीजा सोचने लग जाती है कि मैं मानती हूँ कि इसने मुझे शुरुआत में अलग तरीके से अप्रोच किया था, लेकिन अभी मुझे पूरी तरीके से अपनी पत्नी मानने के लिए तैयार है, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। इसीलिए वो खुश होकर के कहती है कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है और मैं इसे बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्यार करूंगी, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं एक अच्छी वाइफ बन करके दिखाऊंगी। जिस पर काई उसे अपने क्लोज खींच करके कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। कुछ देर के बाद में मिंग काफी गुस्से से काई के पास आती है और उसे कहती है कि सब मुझे क्या सुनने के लिए मिल रहा है कि आप उस 2 कौड़ी की मेड को ग्रैंडफादर के बर्थडे में ले जाने वाले हैं, तो मैं इस बात का मतलब क्या समझूंगी, क्या आपका नियत उसके ऊपर खराब हो गया है। ये सुनकर के काई कहता है कि जरा अपने शब्दों पर ध्यान दो, लीजा आपसे कोई मेड नहीं बल्कि अब से वो मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे की माँ है। ये सुनकर के तो मिंग भड़क जाती है और कहती है कि क्या बकवास कर रहे हैं आप, आखिर आप एक गाँव की गंवार लड़की को अपनी वाइफ कैसे कह सकते हैं। आपकी फैमिली वाले आपकी शादी मेरे साथ में पहले से ही तय कर चुके हैं, क्योंकि मेरा और आपका एक परफेक्ट मैच है और मेरी स्टेटस आपसे मैच करती है। ये सुनकर के तो काई भड़क जाता है और कहता है कि बकवास बंद करो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, पर जब भी तुम मेरे बच्चे को हाथ लगाती हो मेरा बच्चा रोने लगता है। अगर उसे कल की डेट में कुछ हो जाता है तो मैं क्या करूंगा। तो मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे इंसान को चाहता हूँ जिसके साथ में मेरा बच्चा सेफ रह सके और मैं टेंशन फ्री होकर के काम कर सकूँ, इसीलिए अब से मुझसे बहस करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है, पर मिंग इस बात से बहुत ही ज्यादा हर्ट हो जाती है और वो कहती है कि मैं तो ऐसा कभी भी होने नहीं दे सकती हूँ। देखो अब लीजा मैं तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ, क्योंकि मैं इस परिवार की बहू की पोजीशन तो लेकर के रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसीलिए वो सीधा काई के अंकल और आंटी के पास जाती है, जो कि दादाजी की विरासत पहले से हड़पना चाहते थे। वो उनसे कहने लग जाती है कि मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगा। तो अंकल उससे पूछते हैं कि तुम मुझे क्या देना चाहती हो, जिस पर मिंग उन्हें बताने लग जाती है कि जो काई का बच्चा है वो उसका अपना नहीं है और जिस लड़की को वो अपनी वाइफ कहता रहता है वो तो एक मेड है जिसे काई ने अपने बच्चे के लिए हायर किया था, और उस बच्चे को हान कहीं से उठा करके लाया था, वो तो उसका बायोलॉजिकल फादर तक नहीं है। ये सुनकर के अंकल काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे ये सब बता करके मेरी बहुत बड़ी मदद की है, अब मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा ली परिवार की बहू बनने के लिए, अब तुम ही मेरी काई की वाइफ बनोगी। ये सुनकर के मिंग काफी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद में अंकल डॉक्टर को कॉल करके काई की मेडिकल रिपोर्ट लेकर के सीधा उनके फादर के बर्थडे पार्टी हॉल तक ले आने के लिए कहते हैं। उनके फोन रखने के बाद में रुक्सिन कहने लग जाती है कि फाइनली हमें पता चल गया कि वो बच्चा हमारे परिवार का नहीं है, इसका मतलब कि फादर की विरासत अब हमारी होगी। तो अंकल कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, बिजनेस से लेकर के प्रॉपर्टी पर सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं उसे वापस लेकर के रहूंगा। अब अगले दिन दादाजी का बर्थडे पार्टी होता है, जहाँ पर काई बच्चे के साथ में लीजा को भी लेकर के जाता है, जिसे देख करके दादाजी काफी खुश हो जाते हैं और सबको इग्नोर करते हुए बच्चे के पास चले जाते हैं और उसे लेकर के खूब लाड प्यार करने लगते हैं। जिस पर काई कहता है कि दादाजी जरा ध्यान से। ये सुनकर के दादाजी कहते हैं कि चुप रहो उल्लू के पट्टे, मैंने तुम्हें भी बचपन में खिलाया, आया बड़ा मुझे समझाने वाला। यहाँ पर दादाजी सबके सामने अपने पोते के नाम पर 10 विला, 20 प्राइवेट जेट और अनलिमिटेड ब्लैक
कार्ड के साथ में कंपनी के 30% शेयर भी उसके नाम पर करने का अनाउंसमेंट करते हैं, जिसे सुन करके तो अंकल आंटी के होश ही उड़ जाते हैं। जहाँ काई कहता है कि दादाजी बच्चा भी बहुत छोटा है, वो इन सभी एक्सपेंसिव चीजों का क्या करेगा। तो दादाजी कहते हैं कि ये तो इसका अधिकार है जिसे मैं इसे गिफ्ट के तौर पर दे रहा हूँ। जिसके बाद में वो बच्चे को लीजा को देते हुए पूछते कि ये तो मेरी बहू है ना, ये कितनी ज्यादा प्यारी और काइंड लग रही है, वैसे किस फैमिली से बिलोंग करती है। ये सुनकर के लीजा काफी नर्वस हो जाती है, पर तब तक तो रुक्सिन मौका देख करके दादाजी से कहने लग जाती है कि फादर ये किसी रिच फैमिली या फिर नामी परिवार की लड़की नहीं है, ये तो बस एक मेड है जिसे काई ने हायर किया था। दादाजी पूछते हैं क्या ये बात सच है, जहाँ अंकल भी आग में घी डालते हुए कहने लग जाते कि पापा देखिए ना, इस नालायक ने मेड को ही रख लिया जिसकी वजह से हमारे ली परिवार की कितनी बदनामी होगी। आखिर काई तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि एक लो क्लास की औरत को पब्लिक में लेकर के चले आए, कम से कम खुद की ना सही हमारी इज्जत की तो परवाह कर ली होती। ये सब सुन करके तो काई का खून ही खोल जाता है और उसका गुस्सा उनके ऊपर फूट पड़ता है और वो कहने लग जाता है कि ये कोई मेड नहीं है बल्कि मेरे बच्चे की माँ है और मेरी वाइफ है। उसके स्टेटस और स्टैंडर्ड को लेकर के उसे जज करना बंद करिए वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या थी, पर अब उसकी पहचान मिसेस काई है और वो इस लो परिवार की बहू है। मैं इसे प्रिंसेस बनाऊंगा और प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूंगा। और वैसे मैं एक बात आपसे कह देना चाहता हूँ कि आपके जैसे लोग महंगे कपड़े तो पहन लेते हैं पर अंदर से आपका चरित्र मैला ही रह जाता है। और मैं आज यहाँ पर सबके सामने ये बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपसे मेरी वाइफ को किसी ने भी इंसल्ट करने की कोशिश भी की तो इसका मतलब ये है कि उसे मुझे पहले फेस करना होगा। ये सब सुन करके तो लीजा काफी खुश हो जाती है और सोचने लग जाती है कि मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के सबके सामने प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं कितनी लकी हूँ, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिलेंगे। जहाँ दादाजी कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लीजा का बैकग्राउंड क्या है, पर वो अब से हमारे परिवार की बहू है और अब से हमारे परिवार के प्रोटेक्शन में है। तभी रुक्सिन कहती है कि पापा क्या ये बात आप जानते कि ये बच्चा हमारे ली परिवार का खून नहीं है। ये सुनकर के दादाजी सहित वहाँ पर सभी लोगों को शौक लग जाता है। जहाँ शैन भी कहने लग जाता है कि ये बात सच है कि इसकी बीवी और बच्चा दोनों ही नकली हैं। ये सब सुनकर के दादी सोचती कि आखिर ये दोनों करना क्या चाहते हैं, पूरी पब्लिक के सामने हमारे परिवार का मजाक बना देना चाहते हैं। इसीलिए वो उन दोनों को फौरन से डांटने लगती है, पर दादाजी को शक हो जाता है, इसीलिए वो काई से सवाल जवाब करने लगते हैं। तो काई कहता है कि हाँ ये बच्चा मेरा ही है। इस बात पर अंकल काई की मेडिकल रिपोर्ट दादाजी को दिखाते हुए कहने लग जाते हैं कि 3 साल पहले की इसकी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कभी भी फादर नहीं बन सकता है। फिर ये बच्चा कहाँ से आ गया, ये देख करके दादाजी काई के ऊपर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे होगी मुझसे झूठ बोलने की। और अब इसी बात का फायदा उठा करके अंकल दादाजी से कहते हैं कि इसने हमारे ली परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया है, इसीलिए इसे ली परिवार से बेदखल कर दीजिए और सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी मुझे सौंप दीजिए। मैं कंपनी से लेकर के सभी चीज को अच्छे से हैंडल कर लूंगा। इस बात पर काई कहता है कि आपने ये सब तो सबको बता दिया, पर क्या आप ये बात जानते हैं कि मेरी इलनेस अब क्योर हो चुकी है और अब मैं फादर बन सकता हूँ। इतना कह करके वो अपने प्रेजेंट टाइम की रिपोर्ट उनके ऊपर फेंक देता है। उसका रिपोर्ट देख करके तो अंकल सदमे में चले जाते हैं, जहाँ रुक्सिन कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये रिपोर्ट फेक है, ये तो कभी भी फादर नहीं बन सकता है। तो काई कहता है कि आप इतने यकीन के साथ में कैसे कह सकती हैं, क्या आपने मेरे साथ में ट्राई किया है। ये सुनकर के तो अंकल कहते हैं कि बेशर्म कहेंगे, बड़ों से बात करने की तमीज तक तुम भूल गए हो। दादी कहती है कि बस बहुत हुआ, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को यहाँ पर आकर के तमाशा खड़ा करने में, ऊपर से तुम दोनों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। तभी अंकल एक फुटेज दिखाते हैं जब काई उस बच्चे को सेव कर रहा था और उसे गिरने से बचाया था, जिसके बाद में वो उसे घर लेकर के चला आया। काई भी उस वीडियो को देख करके काफी शॉक्ड होता है और लीजा उस वीडियो को देख करके सोचने लग जाती है कि पता नहीं क्यों सीन मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। इधर असिस्टेंट का आदमी उसे काई और बच्चे की डीएनए रिपोर्ट ला करके देता है जो कि 100% मैच कर रही थी। असिस्टेंट कहता है कि मुझे इसे जल्दी से लेकर के बॉस और दादाजी तक पहुंचाना पड़ेगा ताकि वहाँ का मसला जल्दी से सॉल्व हो सके। इधर काई दादाजी को समझाने की कोशिश करता है कि दादाजी हमारे ली परिवार के पास में सब कुछ है, क्या फर्क पड़ता है कि बच्चा हमारे ली परिवार का है भी या नहीं, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं। जिस पर दादाजी कहते हैं कि चुप हो जाओ, मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, ये हमारे परिवार की परंपरा है, जो कि खानदान का खून होगा वही यहाँ का वारिस बनेगा, ना कि कोई बाहरी बन सकता है। अब यहाँ पर बहस शुरू होती है जिसे देख करके दादाजी की तबीयत खराब होने लगती है। ये देख करके वहाँ पर मौजूद सभी लोग काई को बुरा भला कहने लगते हैं, पर इससे पहले कि दादाजी कोई डिसीजन लेते वहाँ पर असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट लेकर के पहुंच जाता है। उस रिपोर्ट को देख करके दादाजी काफी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा तो सच में काई का ही है। ये सुन करके तो सभी को सदमा ही लग जाता है, यहाँ तक कि काई भी शॉक्ड होता है, क्योंकि अब तक तो उसे यही पता था कि ये बच्चा उसका नहीं है। अब ये सब जानने के बाद में घर में खुशी का माहौल बन जाता है। वहीं अंकल और आंटी का मूड खराब हो जाता है, जहाँ दादाजी कहते हैं कि मेरे जन्मदिन पर इससे बड़ा गिफ्ट मुझे और कुछ नहीं मिल सकता था, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर के वो सबके सामने काई को ली ग्रुप का उत्तराधिकारी घोषित कर देती है। ये देख करके तो अंकल आंटी गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग आपस में ये बातें करने लग जाते हैं कि अगर लीजा एक मेड थी और ये बच्चा काई का बायोलॉजिकल बेटा है तो फिर इसकी असली मदर कहाँ है। तभी वहाँ पर मिंग आती है और झूठा क्लेम करते हुए कहने लग जाती है कि इस बच्चे की असली माँ मैं हूँ। ये सुनकर के सबको दूसरा सदमा लगता है, जहाँ वो दादाजी को फेक डीएनए रिपोर्ट दिखा करके कहती है कि ये बच्चा मेरा है। तो दादाजी उससे कहते कि ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो मिंग कहती है काई मुझे हमेशा से ही चाहता था और मैं ये बात आपसे बताना भी चाहती थी, पर इस मेड ने काई को मैनिपुलेट करके मेरी जगह ले ली, पर ये बच्चा मेरा है। तो काई कहता है कि ये सच नहीं है। तो मिंग कहती है कि आप इस रिपोर्ट को झुठला नहीं सकते हैं, मैं सालों से आपको कितना प्यार करती आ रही हूँ, क्या आप उस रात
बात को एक झटके में भूल गए हैं। ये सब सुनकर के काई काफी कंफ्यूज हो जाता है कि क्या उस रात में मैंने नशे के हालात में मिंग के साथ में नाइट स्पेंड किया था। अब ये सब सुनकर के दादाजी कहते कि चलो ये तो अच्छी बात है कि बच्चे की असली माँ उसे मिल गई। इतना कहकर के वो मिंग का हाथ काई के हाथ में रखते हुए कहने लग जाते कि अगले महीने में तुम दोनों की शादी बहुत धूमधाम से करवाऊंगा। ये सुनकर के तो मिंग काफी खुश हो जाती है। वही लीजा सोचने लग जाती कि चलो अच्छी बात है कि बच्चे को उसकी माँ मिल गई और काई को उसके स्टेटस की वाइफ मिल गई। अच्छा हुआ जो मैं जल्दी से सपनों की दुनिया से बाहर आ गई। यहाँ पर वो उन दोनों को शादी की बधाई देती है, जिस पर मिंग काई का हाथ पकड़ते हुए कहती कि अब जब सबको यहाँ पर पता चल चुका है कि मैं काई की होने वाली वाइफ हूँ, तो जाकर के इस महंगे ड्रेस को उतार करके मेड के गेटअप में आ जाओ और अपनी औकात हमेशा याद रखना कि तुम एक मेड हो और मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने की सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये सुनकर के काई अपना हाथ झटकते हुए कहता है कि पहले तो तुम बात करने की तमीज सीख लो। ये देख करके मिंग दादाजी से कहने लग जाती कि देखिए ना दादाजी, इस मेड की वजह से मेरा घर कभी भी नहीं बस पाएगा, क्योंकि काई बहुत भोली दिमाग की इंसान है और ये मेड बहुत चालाक है, ये उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। इस बात पर दादी कहती कि बकवास करना बंद करो, किसी के लिए इतना बुरा भला कहने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। तो मिंग कहती कि आखिर आप एक बाहरी लड़की के लिए अपनी बहू को कैसे डांट सकती हैं, जिस पर काई कहता है कि लीजा कोई बाहरी लड़की नहीं है, ये हमारे बच्चे की केयर टेकर है। और बात रही एग्रीमेंट की, तो मैं इसके पास गया था उस एग्रीमेंट के लिए और इसे अपनी वाइफ बनने के लिए रिक्वेस्ट किया था। ये देखकर कि मिंग नौटंकी करते हुए कहने लग जाती कि इससे पहले कि ये मेड मेरा पति और बच्चा सब कुछ छीन ले, प्लीज कुछ करिए। इतना कहकर के वो रोने लगती है, जिस पर दादाजी कहते हैं काई तुम मिंग के साथ में ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हो, तुरंत इस मेड को अपनी पत्नी कहना बंद करो और इस बात को जितनी जल्दी हो सके समझ जाओ कि अब से मिंग ही तुम्हारी वाइफ है। ये सुनकर के तो मिंग काफी खुश हो जाती है कि फाइनली उसका प्लान कामयाब रहा। अब अगले दिन मिंग अपनी पोजीशन का यूज करते हुए लीजा को घर से निकल जाने के लिए कहती है और कहती है कि बच्चे की माँ मैं हूँ, तो अब से तुम्हारे यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसकी खुद से देखभाल कर लूंगी। तो लीजा कहती है कि प्लीज ऐसा मत करिए, मैं बच्चे के बिना नहीं रह सकती हूँ। ये सुनकर के तो मिंग भड़क जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है, कल से तुम मुझे यहाँ पर दिखनी नहीं चाहिए। अब लीजा बेचारी बेबी को खिला करके उसे सुला रही होती है, जिसे काई खड़ा होकर के बहुत गौर से देख रहा होता है। तभी उसे लीजा के नेक पर एक बर्थ मार्क दिखता है, जैसा कि बच्चे के नेक पर सेम था। ये देख करके उसका दिमाग हिल जाता है और वो सोचता है कि इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये वही लड़की हो जिसके साथ में मैंने रात बिताई थी। अब यहाँ पर वो फौरन से अपने असिस्टेंट को कॉल करके लीजा और बच्ची का डीएनए टेस्ट करवाने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो लीजा के रूम में चला जाता है, जिसे देख करके लीजा काफी नर्वस हो जाती है और पूछती कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तो काई कहता है कि मैं तुम्हारी मिल्क की खुशबू को काफी मिस कर रहा था, जिस पर लीजा कहती कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। इतने पर तो काई उसे किस करने लगता है, जिस पर लीजा उसे दूर धकेलते हुए कहती कि प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि अब मिंग आपकी मंगेतर है और वैसे भी मैं ये घर छोड़ करके कल चली जाऊंगी, तो मुझे और जलील मत करवाइए। काई कहता है कि तुम कहीं भी नहीं जाओगे, हमारा एग्रीमेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है और मेरे अलावा ना ही तुम्हें कोई ऑर्डर दे सकता है और ना ही इस घर से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि तुम अब भी मेरी वाइफ हो और मेरे बच्चे की माँ हो। तो लीजा कहती कि मैं यहाँ पर रहकर के क्या करूंगी, अब तो बच्चे की असली माँ भी मिल गई है और वैसे भी मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहती हूँ। तो काई कहता है कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। पर लीजा उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। इस बात पर काई उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो, इस एग्रीमेंट के हिसाब से अब भी हम मैरिड कपल हैं। इतना कहकर के उसे क्लोज जाने के लिए आगे बढ़ता है। तो लीजा उससे कहती कि मिस्टर काई, मैं आपके लायक नहीं हूँ और ना ही हमारा कोई मैच है। ये सुनकर के काई गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज मैं मिंग को बताऊंगा कि असली मैच क्या होता है। आज तुम्हारी आवाजें पूरे मेंशन में गूंजेंगी और बाहर तक जाएंगी, जिसे मिंग भी सुनेगी। उसे भी ये बात पता चलनी चाहिए कि मैं तुम्हें कितनी बुरी तरीके से चाहता हूँ। इतना कहकर के उसे करीब जाने लगता है, जिस पर लीजा अपना मुंह बंद कर लेती है। तो काई उसका हाथ पकड़ करके कहता है कि मैंने कहा ना कि आज सबको पता चलने दो कि तुम किससे बिलोंग करती हो, खासकर मैं चाहता हूँ कि मिंग को पता चले, इसलिए तुम्हें अपनी आवाजें रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना कहकर के वो उसके करीब चला जाता है। अब लीजा खुद को काई से छुड़ा नहीं पाती, इसीलिए वो शांत हो जाती है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में फिर से नाइट स्पेंड कर बैठते हैं। पर काई जब अगली सुबह उठता है तो लीजा वहाँ से घर छोड़ करके जा चुकी होती है, जिसे देख करके वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। अब आज ही के दिन काई की मिंग के साथ में सगाई होती है, पर बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है, जिसे मिंग चुप करा नहीं पा रही थी, क्योंकि वो तो उसकी असली माँ थी नहीं। इसीलिए वो सबके सामने कहने लग जाती कि देखिए ना, उस मेड ने हमारे बच्चे को इतना बिगाड़ दिया है, तभी तो ये ऐसा हो गया है। तभी पार्टी में एक आदमी कहता है कि पर बच्चे के तो रैशेस हो चुके हैं, लगता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी वहाँ पर डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो कि उसे चेक करने के बाद में बताता है कि बच्चे को एलर्जी हो गई है। इतना कहकर के वो उसे फौरन से ट्रीटमेंट देने लगता है, पर बच्चा फिर भी चुप नहीं होता है और मेडिसिन उसके ऊपर असर नहीं करता है। ये देख करके दादी भड़क जाती है और कहती है कि डॉक्टर आपने कैसी ट्रीटमेंट दी है जो कि बच्चे के ऊपर असर नहीं कर रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये तो बड़ी अजीब बात है कि छोटी मास्टर की एलर्जी आखिर कम क्यों नहीं हो रही है। काई भी मिंग को काफी संदिग्ध भरी निगाहों से देख रहा होता है, जहाँ डॉक्टर्स की अब लाइन लगा दी जाती है, पर कोई भी डॉक्टर ये बात
बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। इस बात पर काई भड़क जाता है और कहता है कि आखिर आप लोग कैसे डॉक्टर हैं जो कि बच्चे को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तभी वहाँ पर लीजा क्लीनिक का काम करके वापस लौट रही थी। तभी वो बच्चे की रोने की आवाज सुन करके उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, जिसे देख करके काई पूछता है कि आखिर तुम कहाँ चली गई थी। तो वो कहती कि मैं इस होटल में क्लीनर का काम कर रही थी, तभी मैं बेबी के रोने की आवाज सुनी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई, शायद उसे मेरी जरूरत है। इस बात पर मिंग भड़क जाती है और कहती कि क्या तुम कोई डॉक्टर हो जो कि मेरे बच्चे को ठीक कर दोगी? तुम्हारे तो शरीर से स्मेल आ रही है जो कि बच्चे को और भी ज्यादा बीमार बना सकती। तो लीजा कहती कि प्लीज मुझे इसे दीजिए, पर मिंग उसे बच्चा किसी भी हालत में देने के लिए तैयार नहीं होती। तो लीजा कहती कि आप जितना चाहे मुझे बुरा भला कह सकती हैं, पर पहले मुझे बच्चे को सही करने की जरूरत है। तो मिंग कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जैसी लो क्लास की औरत का दूध मेरा बच्चा पिए। तो लीजा कहती कि मैं वादा करती हूँ एक बार बच्चा जब ठीक हो जाएगा तो मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। जिस पर काई कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम मेरे बिना परमिशन के अब यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हो और ना ही तुम्हें यहाँ से कोई निकाल सकता है। इस बात पर मिंग भड़क जाती है और कहती कि आखिर आप इसे इतना क्यों चाहते हैं, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो कि मेरे पास नहीं है। तो काई कहता है कि आखिर तुम कैसी माँ हो जो कि एक बच्चे को शांत तक नहीं करा पा रही, ऊपर से तुम्हें सिर्फ चिल्लाना और दूसरों को नीचा दिखाना आता है। तो मिंग नाटक करते हुए कहने लग जाती कि अगर आप मेरे बच्चे को और मुझे नहीं देखना चाहते तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इस बात पर दादाजी कहते कि मिंग कहीं भी नहीं जाएगी। तभी रुक्सिन कहती कि जरा इस बेशर्म मेड को तो देखो, यहाँ पर ये कैसे घर बर्बाद कर रही है। ऐसी औरतें मर्दों के बिस्तर पर सिर्फ पैसे और पावर के लिए चढ़ना जानती हैं। जिस पर लीजा कहती कि ये बिल्कुल गलत है, मैं सिर्फ यहाँ पर बच्चे की वजह से आई हूँ। यहाँ पर मिंग इसी बात का फायदा उठा कर कहने लग जाती कि मुझे तो लगता है कि इसी ने बच्चे के साथ में कुछ किया है ताकि ये फिर से घर में वापस घुस सके। इतने पर अंकल डॉक्टर को इशारा कर देते हैं, जिस पर डॉक्टर बच्चे को चेक करके कहता है कि बच्चे को तो सच में कुछ दिया गया है। ये सुनकर के लीजा कहती कि आप लोग कैसा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं, मैंने बच्चे को कुछ भी नहीं दिया है, मैं तो उसे रोता भी नहीं देख सकती हूँ, भला मैं उसे चोट पहुँचाने के बारे में कैसे सोच सकती हूँ। लेकिन उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता है, उल्टा सभी उसके ऊपर हावी होने लगते हैं। इधर बच्चा कंटिन्यू रोए जा रहा होता है, जिसे देख करके लीजा का दिल बैठा जा रहा होता है और वो मिंग के हाथ से बच्चे को लेने की कोशिश करने लगती है और इसी छीना छोरी में बच्चा हाथ से छूट जाता है। पर लीजा फौरन से बच्चे को पकड़ लेती है और बच्चा तो लीजा की गोद में जाते ही हंसने लगता है और उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है, जिसे देख करके सभी काफी खुश हो जाते हैं। तो मिंग कहते कि मैंने तो पहले से ही कहा था कि इसी ने कुछ किया है और इसका ये एंटीडोट भी साथ में लेकर के आई थी, इसीलिए इसके टच से बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। तो लीजा कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि बच्चे को आपसे ही एलर्जी है। इस बात पर मिंग भड़क जाती है, पर लीजा की बात में पॉइंट था। अब जैसा कि अंकल शेन मिंग के साथ में मिले हुए थे, इसीलिए वो फेक रिपोर्ट मंगवा करके लीजा के खिलाफ पेश कर देते हैं और कहते कि ये सब इसी का किया धरा है। ये सब सुन करके फाइनली अब काई कहता है कि बस बहुत हुआ, लीजा ने कुछ भी नहीं किया है। जब वो अपने रूम में थी तब मैं वहीं पर था और बच्चे को सुलाने के बाद में मैंने पूरी रात उसी के साथ में बिताई है। ये सुन करके तो सभी शॉक्ड रह जाते हैं। मिंग कहती कि हमारी जल्दी शादी होने वाली है, आखिर आप दूसरी औरत के साथ में रात कैसे बिता सकती, इसका मतलब यही कि आप मुझ पर चीट कर रहे हैं। पर काई खुलेआम इस बात को एक्सेप्ट करता है कि वो लीजा के साथ में पूरी रात था और लीजा ने कुछ भी नहीं किया है। ये सुनकर के तो लोग ली परिवार पर थू थू करने लगते कि ली परिवार का बेटा एक मेड के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहा था। ये सब सुनकर के दादाजी अब काई पर भड़क जाते हैं क्योंकि उनके ली परिवार की बदनामी हो रही थी, इसीलिए वो कहते कि इस बदतमीज औरत को यहाँ से जल्दी बाहर फेंको और मेक श्योर करो कि ये हमारे घर के आसपास कभी भी नहीं दिखनी चाहिए और इसे पनिशमेंट भी देना। जिस पर काई कहता है कि दादाजी इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है, मैं ही इसके पास में गया था क्योंकि मैं इसे बहुत चाहने लगा हूँ और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि ये मेरे बच्चे के साथ में कुछ भी नहीं करेगी और लीजा कभी भी बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। दादाजी यहाँ पर सोचने लग जाते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि इतने बड़े ग्रुप का प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी ये एक मेड के पीछे अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है और मुझे सभी गेस्ट के सामने शर्मिंदा कर रहा है। दादाजी कहते कि इस 2 कौड़ी की मेड को प्रोटेक्ट करना बंद करो क्योंकि तुम इसके लिए झूठ बोल करके इसके कर्मों पर पर्दा नहीं डाल सकते हो, इसे तो पनिशमेंट मिल करके रहेगी। तो काई कहता है कि मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इसके साथ में पूरी रात बिताई है और अब मैं भी देखता हूँ कि किसकी इतनी हिम्मत है जो कि लीजा को हाथ लगा दे। दादाजी कहते कि नालायक कहेंगे, तुम मेरे सामने विद्रोह करने चले हो, ये मत भूलना कि मैं तुम्हें किसी भी वक्त ली परिवार से बेदखल कर सकता हूँ, जिसके बाद तुम सड़कों पर बैठ करके भीख मांगते रहना और अपनी आशिकी फरमाते रहना। ये सब सुन करके तो अंकल आंटी काफी खुश हो रहे होते हैं। वहीं पर लीजा कहती कि मिस्टर काई प्लीज बस करिए, मैं आपकी कुछ भी नहीं लगती हूँ, मैं बस एक मेड हूँ, आप मेरे लिए अपने दादाजी से बहस करना बंद करिए क्योंकि मैं इसके लायक नहीं हूँ। अब दादी माहौल बिगड़ता हुआ देख करके काई से कहती कि जल्दी से अपने दादाजी से माफी मांग लो। दादाजी उससे पूछते हैं कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करोगे या नहीं और इस मेड को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल करके मिंग से शादी करोगे भी या नहीं, वरना मैं तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगा। फिर मत कहना कि दादाजी कितने हर्टलेस हैं।
काई कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैं सिर्फ लीजा को चाहता हूँ। ये सुनकर के मिंग फिर से अपना नौटंकी करना शुरू कर देती और रोने धोने का नाटक करने लगती है, जिसे देख करके सभी वहाँ पर लीजा को बुरा भला और घर फोड़ने वाली बच्चलन औरत कहने लगते हैं। और इन्हीं सभी बातों का फायदा उठा करके अंकल दादाजी को पेन देते हुए कहते हैं कि अभी के अभी इस काई को ली परिवार की विरासत से बेदखल करके इसे सबक सिखा दीजिए। पर इससे पहले कि दादाजी उन पेपर्स पर साइन करते, वहाँ पर असिस्टेंट लीजा और बच्चे के डीएनए रिपोर्ट लेकर के आ जाता है, जिसे देख करके काई का शक यकीन में बदल जाता है और वो सबके सामने कहता है कि ये रहा असली रिपोर्ट, इस बच्चे की असली माँ मेरी लीजा है। ये देख करके तो मिंग के चेहरे का रंगत उड़ जाता है और लीजा तो शॉक्ड रह जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मिंग तो एकदम से पागल हो जाती है और उस रिपोर्ट को छीन करके उसके ऊपर कूदने लगती है। दादाजी मिंग से कहते हैं कि तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया है और इतना बड़ा झूठ बोल करके इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया है। मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। इसे तुरंत ले जा करके इसकी फैमिली वालों के पास फेंक दो और इसके परिवार के साथ में किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दो। ये सुनकर के मिंग घुटनों पर बैठ करके दादाजी के सामने भीख मांगने लगती है और काई के भी आगे गिड़ाने लगती है, पर उसकी एक भी बात कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। जहाँ गार्ड्स उसे पकड़ करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। लीजा यहाँ पर सोचने लग जाती है कि ये बच्चा मेरा है, तभी मैं हमेशा इसके लिए इतना फील करती थी और ये भी मेरे साथ में कितना हैप्पी रहता है। इधर काई अंकल के खिलाफ सारे सबूत दादाजी को दिखा देता है और बताता है कि ये दोनों भी मिंग के साजिश में शामिल थे। इतना ही नहीं, हमारे लीग ग्रुप के सीक्रेट को पैसों के लिए लीक कर रहे थे। ये सुनकर के तो दादाजी फायर हो जाते हैं और कहते हैं कि इन दोनों को अफ्रीका भेज दो, ये दोबारा मुझे यहाँ पर कभी भी नहीं दिखने चाहिए। जिस पर गार्ड्स उन्हें घसीटते हुए बाहर लेकर के चले जाते हैं। अब दादाजी लीजा और काई को पूरे दिल के साथ में एक्सेप्ट कर लेते हैं और लीजा से कहते हैं कि हमारे ली परिवार को वारिस देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इन नालायकों की वजह से मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या कह दिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो लीजा कहती है कि बड़ों को माफी नहीं मांगना चाहिए। अब दादाजी उन दोनों को उनका हक दे देते, तो लीजा कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो काई कहता है कि बड़ों को मना नहीं करते हैं। ये सब देख करके लीजा काई से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर काई। तो काई कहता है कि क्या तुम अब भी मुझे मिस्टर काई बुलाती रहोगी, प्लीज मुझे हस्बैंड कहो। तो लीजा बहुत शर्माते हुए कहती है कि हस्बैंड, और इसी प्यारे से मोमेंट के साथ में इस ड्रामे की पर हैप्पी एंडिंग होती है।